सीएम राइस परीक्षा के लिए खुद तैयार करें और बच्चों को भी इस वीडियो को बताएं और गणित के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां इस वीडियो में देखें। बहुत कम समय में आपको अधिक ज्ञान। परीक्षा के लिए आपसे बहुत ही इजी चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप देख लीजिए। आप सिर्फ देखते जाइए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, एक दिन रात में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीना 30-31 दिन या 4 सप्ताह का होता है, वर्ष 52 सप्ताह का होता है, वर्ष 365 दिन होते हैं, दशक में 10 वर्ष होते हैं, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। लंबाई की माप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है, 1 फुट में 12 इंच होती है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। द्रव्यमान में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए, आपको वह मापन समझा गया है। आपको छोटी छोटी बातें सीएम राइज एग्जाम परीक्षा में पूछी जाएगी, अतः आप तैयार रहें छोटी छोटी बातों के लिए। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक ही आपसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या है। बहुत से लोग जीरो मान लेते हैं, जबकि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या में माना जाता है। इसी प्रकार से 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एक नाम और है जिसे ऋण संख्या बोलते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बनेगी और सम अभाज्य संख्या भी बनेगी। मतलब इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर करनी 2 22/7 और 0.45 अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। कैसे मालूम पड़ते हैं? जो चीज करने से बाहर निकल जाए, मतलब बराबर बराबर जोड़े बन जाते हैं, उसे परिमेय कहते हैं। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे अपरिमेय कहते हैं। जिस दशमलव वाले में भाग जाता है लेकिन भाग पूरा नहीं जाता है उसे भी अपरिमेय कहते हैं। और जिसके ऊपर सब बार लिखा होता है उसे भी अपरिमेय संख्या मानी जाती है। आगे देखिए, परिमेय संख्या का उदाहरण। परिमेय संख्या से मतलब जिसका जोड़ा बन जाए, जैसे 4 के 2 के जोड़े बन जाएंगे, 2 दूना 4, जोड़ का जोड़ा बन के बाहर निकल जाए उसे परिमेय कहते हैं। जिसका भाग देने पर दशमलव में पूरा भाग चला जाए उसे भी हम परिमेय कहते हैं। और दशमलव में किसी के ऊपर बार नहीं हो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। 8/5 विषम संख्या है। मैंने 8 इसलिए ऊपर लिखे, आपको ये समझे 8 आप जानते हैं कि सम है, 8 सम है, लेकिन हमें विषम भिन्न को समझना है। तो विषम भिन्न की पहचान होती है, जिसका अंश बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं, जिसका अंश छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं, जबकि अंक नहीं देखे जाते हैं। इसी प्रकार 25/35 का समतुल्य मांगा है। समतुल्य से मतलब किसी भी एक अंक से काटने पर, दोनों को बराबर काटने पर वह कट जाए। तो जैसे ये 5 से कटते तो 5 5 25 और 5 तो 35, ये इसका समतुल्य भिन्न भी कह सकते हैं इसको, और सरल भिन्न भी कह सकते हैं। मतलब 25/35 का समतुल्य भिन्न कौन बना? 5/7। दूसरे आंकड़े भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको समझना कि कटने के बाद वापिस वैसा का वैसा बन जाए तो ही वो समतुल्य भिन्न माना जाएगा। समतुल्य भिन्न और सरल भिन्न भी इसे ही कहा जाता है। सरल भिन्न मतलब काट कर देखा जाता है। यहाँ बड़े छोटे का ज्ञान करना है, कुछ नहीं करना है। इसके अंश से हर का गुणा कर लीजिए, इसके अंश से हर का गुणा कर लीजिए। तो वो 7 8 56 होते हैं। यहाँ 8 5 40 होते हैं, तो 56 बड़े होते हैं। जिधर मुख खुला होता है उधर बड़ा होना चाहिए, अतः 7/8 भिन्न आपकी बड़ी है। जिधर मुख खुला होता है उधर बड़ी होती है। जब 2 भिन्न दी जाती है तो नीचे वाले का ऐसे क्रॉस गुणा कर लीजिए, 7 8 56 और 8 5 40। आपको समझना ये है कि जिधर मुख खुला, ये मुख खुला बोलते हैं इसको, जिधर खुला है उधर की चीज़ बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं आप, 7/4 बड़ा 8/9 है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए देख लीजिए। 7 9 63 लिखा है और 8 चौक 32 लिखा है। अब यहाँ मैंने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा आपको समझाना चाहता हूँ कि 7 9 63 होते हैं, जबकि ये मुंह गलत है। तो अब इसकी समझ क्या रहेगी? आपको लग रहा है कि बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बड़ा नहीं है, 7 9 63 बनते हैं, 8 चौक 32 बनते हैं। ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है, लेकिन हमने खुला मुंह जिधर रखा उधर बड़ी मानी जाती है। जी हाँ, लेकिन इस अक्षर को ऐसा काट दिया जाता है तो इसका मतलब भी ये होता है कि ये बड़ी नहीं है। मतलब ऐसे चिन्ह कटे हुए तो आपको समझ जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है, इसका मतलब बराबर होता है, जैसे 4 और 5, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो ऐसा क्रॉस भी आ सकता है, 4 बराबर नहीं 5 के। इसी प्रकार से भिन्न देखिए, जब आपको कोई भी आकृति दी जाती है और उसको छायांकित भाग दे देते हैं तो आपको उसको भिन्न के रूप में दर्शाना होता है। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में दर्शाएंगे आप। जितने डिब्बे भरे हुए हैं वो छायांकित होते हैं, उन्हें ऊपर लिखा जाता है, और टोटल कितने थे उसको बटे में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक और ये देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं, 6 बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं और 5 भरे हुए हैं, तो 5 को ऊपर लिखा है, मतलब इसे छायांकित भाग कहते हैं। अब देख लीजिए,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 44 और 47 ये आभाज्य संख्या है जो मैंने 50 तक ही लिखी है। आभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ती है, आपसे प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि आपसे पूछ ले कि 11 से छोटी, तो 11 से छोटी कौन हुई 7 और 11 से बड़ी तो कौन हुई 13। इस प्रकार से आभाज्य संख्या ज्ञान होगा। तो 11 से बड़ी आभाज्य संख्या कौन हो रही 13 और 11 से छोटी आभाज्य संख्या कौन हो रही 7। इस प्रकार से आभाज्य संख्याओं का ज्ञान अपन ले सकते हैं। आभाज्य संख्याओं से भी संबंधित एक प्रश्न बनता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो अपन कहेंगे 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 10 तक कितनी बनती है, तो आप कहते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब ये कितनी बनती है 4 बनती है। आपसे पूछ ले कि 2 अंकों की 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी बनती है, तो आप 2 अंक की लेंगे, इन 4 अंकों को छोड़ देंगे क्योंकि एक एक अंक के हैं। इनको लिया 11, 13, इनको गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 संख्याएं ऐसी है जो 1 से 50 तक में 2 अंकों की अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक में 1 अंक की अभाज्य संख्या सिर्फ 4 है और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या पूछे तो 15 है, 1 से 100 तक की पूछे तो 25 है। सअभाज्य का मतलब होता है एक अंक भाज्य होता है, दूसरा अंक अभाज्य होता है। लेकिन मेरा एक और कहना है, जिसमें दोनों में एक का भाग चला जाए उसे भी हम सअभाज्य कहते हैं। सअभाज्य का एक और नाम है यमज अभाज्य। अब देख लीजिए 60 के अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड की बारी आती है तो इन अभाज्य संख्याओं से भाग लगा लगा के हल करते हैं और आपका जो विकल्प आता है, जो विकल्प आएगा उसमें गुणा करके चेक कर लेना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60। ये अभाज्य संख्या ही है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड से ताल्लुक रहता है कि अभाज्य गुणनखंड माने जाते हैं। गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, ये यूं है कि सिर्फ गुणनखंड 60 के गुणनखंड का मतलब होता है कि 60 किस किस से भागित हो सकता है। तो आप 1 से लगाकर, मतलब जिस अंक का आप भाग दे रहे हो 1 से भाग दिया तो उत्तर कितना आया 60 आया। इसी प्रकार से 2 का भाग दिया तो उत्तर कितना आया 30 आया। कहने का मतलब हुआ जिस अंक से आप भाग देते हो उस अंक का उत्तर भी लिखा जाता है। देख लीजिए 2 भी लिखे और 30 भी लिखे, मतलब 1 से 10 तक अंकों का भाग लगा लगा के गुणनखंड के वास्ते पता लगाना पड़ता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछते हैं तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए 12, 18 का अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब महत्तम समावर्तक होता है। महत्तम समावर्तक उसे कहते हैं कि दोनों अंकों में उसी अंक का भाग चला जाए, मतलब बड़ा से बड़ा अंक, जबकि भाग इसमें 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा अंक कौन हो रहा है 6। तो जो अंक बड़ा हो जिसका भाग दोनों में चला जाए उसे अपवर्तक भी कहते हैं और महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। और बड़े से बड़े का शब्द का अर्थ भी महत्तम समावर्तक होता है। अपवर्त्य का मतलब होता है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब जिसके जोड़े बनते हैं उन्हें भी लेते हैं और जिनके नहीं बनते हैं उनको भी गुणा करके देखते हैं। ये है आपका लघुत्तम का एक सिंपल सा तरीका जिसे आप अभाज्य गुणनखंड की जो संख्याओं से ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ 18 है, 2 नम 18, 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 है, 3 है कम 3, 3 तिया 9 और 3 है कम 3, 2 दूना 4, 4 ती 12, 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 बनते हैं। इसलिए इसका लघुत्तम कितना आएगा 36 आएगा। ये इसका लघुत्तम होगा, यह इसको अपवर्त्य कहा जाएगा। आगे देखिए 24 का 6 कितना प्रतिशत है। जब भी किसी का प्रतिशत पूछा जाता है तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक और सामने 100 लिखे जाते हैं। प्राप्तांक मतलब 6 का पूछ रहा है तो 6 छोटी चीज़ें ऊपर लिखी जाएगी और जो पूर्णांक है उसका नीचे लिखा जाता है। 6 कम 6, 6 चौक 24। इस प्रकार से भाग दिया तो 25%। 6 24 का 25% है। किसी भी चीज़ का आपसे प्रतिशत मांगता है तो छोटी चीज़ ऊपर लिखी जाती है। जैसे एक लड़के को कोई कह देता है कि 48 में से 24 अंक मिले, तो 24 अंक मिले हैं 48 में से तो कितना प्रतिशत है, तो आप इसका पता लगाएंगे 24 से कम 24, 24 दूना 48, अतः उसको 50% अंक मिले। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि 7, 8, 5, 6 को ग्राम में बदलो, ग्राम को किलोग्राम में बदलो। कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अतः इसमें जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। इससे आपको किलोग्राम और किलोग्राम बदलने में आसानी होगी।
1 किलोग्राम वाले में 1000 ग्राम होते हैं, उसमें 3 जीरो होती है, अतः 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, आपका किलोग्राम और ग्राम बदलना आसान हो जाएगा। जैसे 5 रुपये 65 पैसे को रुपए में बदलिए, हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 2 जीरो होती है, अतः हमने 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी। सबसे बढ़िया तरीका यही है, किसी चीज़ को आपको बदलना है तो जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़कर आप उसको लगा सकते हैं। अब देख लीजिए नीचे एक आकृति दे रखी है जो एक आयत का संकेत करती है। आयत सिर्फ समझना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये 10 है तो वो भी 10 है, और ये 8 है तो ये भी 8 है। हमें क्षेत्रफल ही याद रखना पड़ता है, परिमाप तो सभी भुजाओं की जोड़ को कहते हैं, अतः इन सबको जोड़ लोगे तो आपको सूत्र की याद जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबको जोड़ लोगे तो आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, अतः 10 8 80 इसका क्षेत्रफल हो जाता है, और आयत की पहचान होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और लेकिन ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, इस प्रकार सबकी भुजाएं बराबर है। परिमाप उसे कहते हैं सबकी जोड़ को। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी भुजाएं सभी अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां देख लीजिए कोण की पहचान। कोण की पहचान करना बहुत सरल है। एक इस छोटे से आकृति में आप टोटल कोण समझ सकते हैं। 90 डिग्री हमेशा समकोण का होता है। समकोण 90 से जस्ट एक भी अंक नीचे आए तो न्यून कोण हो जाएगा, 90 से एक भी अंक ऊपर गए तो अधिक कोण हो जाएगा। लेकिन आपको सरल कोण पर नहीं जाना है, मतलब सरल कोण की माप होती है 180 डिग्री। सरल कोण की माप होती है 180 डिग्री। अगर आप 180 लेके चलेंगे तो 180 से अंदर गए अधिक कोण बना, 90 से ऊपर आए अधिक कोण बना। वृहत कोण की पहचान है, 180 से ऊपर जितने भी बनते हैं उन्हें सब वृहत कोण का दर्जा दिया जाता है। अतः समकोण 90 से नीचे, अधिक कोण 90 से ऊपर लेकिन 180 के बीच में होता है। वृहत कोण मतलब 180 से ऊपर का होता है, वैसे वृहत कोण कहते हैं। मतलब अब देखिए, त्रिभुज, रेखीय युग्म, अर्धवृत्त, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सरल कोण, इन सब की माप 180 डिग्री होती है, मतलब इन सब की जोड़ 180 डिग्री होती है। चतुर्भुज व वृत्त की अंश माप 360 डिग्री होती है, अतः आपको 360 डिग्री होती है। आगे देख लीजिए, छोटा सा एक प्रश्न और बचा है, आपको समझना है। यदि किसी का वृत्त का व्यास दे दे, व्यास मांगे आपसे और त्रिज्या दे दे, जैसे त्रिज्या 7 दे दी तो 7 दूनी 14 व्यास बन जाता है, और व्यास 14 दे दे तो त्रिज्या लाना भी आसान हो जाता है। कहने का मतलब है, व्यास है तो आप 2 में दे दीजिए, व्यास नहीं है तो 2 से गुणा कर दीजिए। ये व्यास और त्रिज्या के हल करने का तरीका है, वृत्त का व्यास का तरीका है। स्थानीय मान की समझ कुछ नहीं करना, जिसके नाम से पूछा जाए उसके बाद कितने अंक के उतनी जीरो लगा दीजिए। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 के पीछे 3 अक्षर है, 3 जीरो लगा दीजिए। 8 का पूछा जाए तो 8 के बाद 4 अक्षर है, 4 जीरो लगा दीजिए। 5 का पूछा जाए तो 5 के बाद 1 अंक 1 जीरो लगा दीजिए, और 4 का पूछे तो 4 के बाद तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार से हम स्थानीय मानों की समझ का पता लगा सकते हैं। अतः आप मेरे इस सवाल को समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप समझ सकते हैं, और CM राइज जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो पूरा देखें, शेयर करें और आगे भी